नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 साल के बाद जो ब्याज दरों में जो कटौती है उसका ऐलान किया था। 6.5% से जो ब्याज दर है वो 0.25% कट करके अब जो ब्याज दर है वो 6.25% पर आ गई है। इसी के साथ अब लोगों को जो सस्ते लोन्स का जो सपना था वो पूरा हो सकता है। उनकी जो ईएमआई जो चल रही है करंटली वो कम हो सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो छोटी बचत योजनाएं हैं यानी स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो हैं उनमें जो आपको ब्याज दर मिल रहा है उसमें भी कटौती हो सकती है, यानी वहां आपको थोड़ा जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब क्या है सरकार की ये योजना, क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे कि छोटी स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, इसका क्या इंपैक्ट होगा। इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या खबर है। उस दिन तो गुड न्यूज़ आ गया, लेकिन अब धीरे धीरे जो बातें हैं वो आ रही है कि अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको कम मिल सकता है। ओवर टू यू प्रवीण सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है मनी 9 पर, और कैसे देख रहे हैं इस खबर को? बिल्कुल, देखिए, जब आरबीआई ने रेट कट किया बीते हफ्ते, तो उसके बाद से एक तो राहत जो बोरोवर्स हैं बड़ी तादाद में देश के, जिनके पास होम लोन है या कार लोन है या दूसरे लोन है, उनको राहत मिली। जो नए होम लोन जो नए लोन लेने वाले लोग हैं उनको भी इससे राहत मिलेगी कि कर्ज बहुत लंबे वक्त बाद कर्ज सस्ता होगा। लगभग 2 साल से जो रेपो रेट था वो 6.5% पे फिक्स था, स्टिक था, वहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ था। और उससे पहले जब रेट कट हुआ था तो वो मई 2020 था। उस वक्त का अगर आपको रेपो रेट का जो लेवल था वो 4% पे था मई 2020 में। 4% से 6.5% के पीक पे पहुंच गया था रेपो। और उसके साथ ही न सिर्फ कर्ज की ब्याज दरें बढ़ी थी बल्कि जो डिपॉजिट्स हैं उनकी भी ब्याज दरें बढ़ी थी। और पिछला जो लंबा 1-2 साल का लगभग पीरियड था वो ऊंचे इंटरेस्ट रेट वाला पीरियड था ऑन बोथ साइड, चाहे वो कर्ज हो चाहे आपके डिपॉजिट्स हों। इसमें जो छोटी बचत योजनाएं आई हैं, जिसमें मेजरली पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, जिनमें आपका मंथली सेविंग स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम है, आपका पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, किसान विकास पत्र है, एनएससी है। इनके जो रेट्स हैं वो इस वक्त 8.2% से 8.2% से 4% पीक है। जी सर, अगर आप ठीक कह रहे हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स का अगर ब्याज दरों पर बात करूं प्रवीण सर, तो ये 4% से लेकर 8.2% के आसपास बैठता है। सर आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को 3 भागों में बांटा जाता है। मैंने जो क्लासिफिकेशन है वो अगर आप समझ जाएंगे उसके बाद फिर हम आपको रेट्स भी समझाएंगे। तो ये पहला है पोस्टल डिपॉजिट। इसमें देखिए सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट जो आप समझ जाइए कि आरडी जिसके नाम से आप जानते हैं, टाइम डिपॉजिट और मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस। जैसे आप मान लीजिए 1 लाख रुपए डाल दिए और एमआईएस में आपको हर महीने है ना, आपको उस हिसाब से आपको पैसे मिलते रहेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन है सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक है एनएससी यानी नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, और दूसरा है किसान विकास पत्र। सर किसान विकास पत्र का लिमिट भी बढ़ाया गया था, 3 लाख से बढ़ा दिया गया था इस बार के बजट में। वो किसान क्रेडिट अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड का था। लेकिन थर्ड है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसमें आता है सुकन्या समृद्धि योजना, सर्वाधिक भविष्य निधि यानी जिसको आप पीपीएफ के नाम से जानते हैं, और तीसरा है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी एससीएसएस। अब जब आपने क्लासिफिकेशन समझ लिया तो प्रवीण सर आप मुझे अलाउ कीजिए तो मैं इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कितने मिल रही है वो आपको बता देता हूं। देखिए स्मॉल सेविंग स्कीम के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और इंटरेस्ट का जो रेट है वो भी आप जानिए। देखिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में आपको 4% का ब्याज मिल रहा है। मैंने आपको जैसे शुरुआत में ही बताया कि जो बैंड है 4% से लेकर 8.2% के बीच में जो मिलता है। दूसरा है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसमें आपको 7.4% का ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अगर आप 1 साल के लिए कराते हैं तो 6.9%। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 2 साल का अगर आप कराते हैं तो 7%। 3 साल का अगर आप कराते हैं तो 7.1%, और 5 साल का कराते हैं अगर आप पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट तो 7.5% का ब्याज दर मिलता है। किसान विकास पत्र यानी केवीपी अगर आपके पास है तो उस पर आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी जिसको आप पीपीएफ के नाम से जानते हैं उसमें 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2%, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.7%, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स यानी जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो स्कीम लाई गई उसमें 8.2% मिलता है। प्रवीण सर अगर मैं इन आंकड़ों को पूरा अगर देख पाऊं तो आसान भाषा में कहें तो सिर्फ 2 ही स्कीम्स में तगड़ा रिटर्न मिल रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स 8.2%। बिल्कुल।
आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर इसमें? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अब चूंकि इसको इस तरह से समझना पड़ेगा कि अब शायद ऐसा लग रहा है कि जो रेट साइकिल है सर। इंटरेस्ट रेट ब्याज दरों का, वो अब पीक आउट हो चुका है और अब इसके बाद वो नीचे जाएगा। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जब पिछले फ्राइडे को रेट कट हुआ सर। तो उसके बाद से उनका ये असेसमेंट है कि जो अगला फिस्कल ईयर आएगा FY26, वहाँ पे 75 BPS यानी Basis 0.75% से लेके 1% तक का रेट कट आने वाले वक्त में RBI कर सकता है। जी। इसका मतलब है अगर जब रेट कट होंगे आपके रेपो रेट के हिसाब से, तो फिर जितने भी डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो FD हैं या स्मॉल सेविंग्स स्कीम है, सारों में इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये अब जो रेट का साइकिल है वो पीक आउट हो चुका है और वहाँ से नीचे रेट जा सकते हैं। और इसी वजह से जो क्वार्टरली रिव्यू होता है जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स का, यहाँ पे भी अब रेट्स को में हमको कटौती दिखाई दे सकती है जब अगला रिव्यू सरकार करेगी। जी प्रवीण सर, आपने कहा कि रेट्स कम होंगे, इसका जो व्यापक असर है वो हम आगे चर्चा में समझेंगे। लेकिन सर, स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जो ब्याज दरें का जो रिव्यू होता है, जैसा कि आपने कहा कि हर तिमाही होता है, लेकिन इस एक और बहुत बड़ा ये आपसे समझना चाहूँगा कि स्मॉल सेविंग स्कीम भारत में हाउस होल्ड सेविंग का अगर मैं कहूँ तो मेजर सोर्स है। इसमें 12 इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं जिनका मैंने आपको बात किया है। तो सर, देश में मिडिल क्लास की जो संख्या है वो बहुत अच्छी खासी तादाद में है। लोगों को अगर जो रिस्क नहीं लेना है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनमें कम है, तो वो समझते हैं कि पैसा इन सभी स्कीम्स में डाल दो और अच्छा खासा बैठे बैठे हमको ये रिटर्न मिलता रहेगा। उसमें अगर कटौती होती है सर तो कितना नुकसान होगा, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। नुकसान तो जाहिर तौर पर लोगों को होगा, लेकिन जब नए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिनका मौजूदा भी है, अब उसको चूंकि ब्याज दरों का, वही मैं कह रहा हूँ, जो साइकिल है, साइकिल अगर अब नीचे आने वाले उसमें आ जाता है, गिरने वाले साइकिल में अगर आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट, तो फिर सारे जो डिपॉजिट्स हैं हर तरह के, चाहे FD हो चाहे कॉरपोरेट आपके बॉन्ड्स हों, सब जगह फिर ब्याज दरें कम होंगी, चाहे RD बैंकों की हो चाहे FD हो। और यही वजह है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त आप अगर FDs में पैसा लगाना चाहते हैं बैंकों की, तो कई जगह 8% से ज़्यादा का भी इंटरेस्ट मिल रहा है। अभी आप लॉक कर सकते हैं उसको, क्योंकि उसके बाद जब ब्याज दरें घटना शुरू होंगी तो फिर ओवरऑल जो जितने भी सेविंग्स के इंस्ट्रूमेंट हैं वहाँ रेट्स कम होंगे। एक जो आप बात कह रहे हैं कि हाउस होल्ड सेविंग का एक बड़ा हिस्सा स्मॉल सेविंग्स से आता है, ये बात सही है। जो छोटे शहरों में पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो हाउस होल्ड जो सेविंग है वो पोस्ट ऑफिस की जो स्कीमें हैं, चाहे सुकन्या हो चाहे NSC और या आपका KVP हो, इनमें बड़े पैमाने पे जाता है। मंथली इनकम जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, उसमें भी बहुत लोग पैसा लगाते हैं। एक दूसरी चीज और भी है जो यहाँ समझने वाली है, ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम है इसका पैसा सरकार के पास पहुंचता है और माना यह जाता है कि एक लॉन्ग टर्म का कैपिटल गवर्नमेंट के पास आता है, जिसको सरकार इस्तेमाल करती है बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में, जहां पे बड़ी पूंजी की जरूरत होती है और जहां बहुत जल्दी गवर्नमेंट को इनका रिडेम्पशन यानी पैसा वापस करने की कोई दिक्कत नहीं होती कि वहां बहुत ज्यादा। इसीलिए इन स्कीमों पे हमेशा से ब्याज दरें अच्छी मिलती रही हैं। अब तो कम हो गए, पहले इनमें 12% तक का ब्याज MIS में मिला करता था। एग्जैक्टली सर, मैं अपने फादर से बात करता था तो बोलते थे कि मेरे ज़माने में या उनके माँ जी के ज़माने में सर 12% 13% मिलता था FD पर सर। तो अगर 1 लाख रखे तो 1100-1200 रुपये हर महीने मिला करता था। बिल्कुल, 1 लाख की अगर आप MIS कराते थे, मुझे भी याद है, तो उस पर 1000 रुपये आपको मंथली मिलता था। एग्जैक्टली सर। और फिर जब आपका जब टर्म कंप्लीट हो जाता था तब उस पर मैच्योरिटी का बोनस भी मिलता था। तो वो एडिशनल बेनिफिट हो जाता था। हाँ, वो जितने भी लोग एक हाउस होल्ड परिवार जितने भी हैं उनके लिए एक बड़ा सपोर्ट साबित होता था और बहुत ल्यूक्रेटिव प्रोडक्ट हमेशा से स्मॉल सेविंग स्कीम रही है। जी, अब तो फिलहाल सर 1 लाख पे, मैं अगर सही हूँ तो आप अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, 650 से 700 के बीच में हर महीने लगभग इतना ही पैसा। अब आपसे चर्चा करना चाहेंगे प्रवीण सर, EMI पर क्या असर पड़ेगा? घर के लोन जो हैं, जो EMI हम लोग भरते हैं उस पर क्या असर पड़ेगा 0.25% के कट होने के बाद? आप समझाइए। उसके बाद मेरे पास 20 लाख का अगर लोन अमाउंट है, 30 लाख का, 50 लाख, तो उसमें कितने आपको सालाना बचत हो जाएगी ये भी बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बजट के दिन मैं आपके साथ बैठ नहीं पाया था, तो आप प्लीज़ आप उसको भी समझाइए। नहीं, EMI को लेके सरकार का देखिए रेट कट हो गया, ये सबको पता है सर। अब उसकी अगली कहानी ये है कि सरकार की पैनी नज़र इस बात पे है कि बैंक इस रेट कट को ट्रांसमिट कर रहे हैं आम लोगों को कि नहीं कर रहे। लोगों के जो कर्ज की दरें हैं क्या वो बैंक घटा रहे हैं या नहीं घटा रहे, इस पे सरकार की पैनी नज़र है। और हो सकता है सरकार इसके लिए कुछ साफ साफ निर्देश भी बैंकों को दे दे कि जो
आरबीआई ने रेट कट का एक तोहफा दिया है, उसको तुरंत आप पास ऑन करें जी। कस्टमर्स पे। कस्टमर्स के पास दो ऑप्शन होंगे, चाहे तो वो अपना टेन्योर कम करा लें लोन का, या फिर अपना लोन की ईएमआई कम करा लें। जी। तो उसके हिसाब से कस्टमर्स अपने बैंक से बात करके, जो होम लोन कस्टमर्स हैं वो बैंक से बात करके इस बारे में फैसला ले सकते हैं कि उनको फायदा कहाँ ज्यादा होने वाला है। जी जी। अब सर, अब मान लीजिए कि 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख का किसी ने कर्ज लिया है और उसका टेन्योर जैसा कि आपने बात की अब 20 साल का है, तो औसतन अगर ब्याज दर देखें सर, अभी तो फिलहाल 8.75 से लेकर 9% के आसपास चलता ही रहता है, तो 8.75 का ही लेते हैं अगर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और उसके बाद 0.25% का कट आया, तो वो जो संख्या है वो घटकर 8.5% हो जाती है। अब इसी को आंकड़ों से समझिए, 20 लाख का लोन अमाउंट अगर आपने 8.75 के हिसाब से अगर आपका ईएमआई बंधा हुआ है तो वो था 17,674 रुपये। कट होने के बाद यानी 8.5% होने के बाद ये जो आंकड़ा है 17,674 से घटकर 17,356 हो गया। यानी ईएमआई पर आपको सालाना जो बचत है 3,816 रुपए की हुई है। अगर आपके पास 30 लाख का लोन है तो आपकी ईएमआई बैठती थी 26,511, घटकर वो हो गई 26,035 रुपए। सालाना आपकी बचत हुई 5,712 रुपए। और अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है तो 44,186 रुपए की आपकी ईएमआई बनती थी, जो अब कट होने के बाद यानी आरबीआई के रेट कट होने के बाद ये जो आंकड़ा है वो 44,186 से घटकर 43,391 हो गई, और आपकी सालाना जो बचत है वो है 9,540। यार 3,816, 5,712 और 9,000, 9,500 के आसपास की जो पैसे की बचत है वो आम आदमी के जेब में आएगा। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया। इसको अगर पीछे में ले जाऊं सर, बजट में 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स करना हो, 8वां वेतन आयोग लाना हो, आम आदमी के पॉकेट में ज्यादा पैसा डालना हो, इससे तो ओवरऑल सर कंजम्पशन बूस्टअप होगा ही। बिल्कुल, इरादा भी वही है। चाहे रिजर्व बैंक की बात करें, चाहे सरकार की बात करें, दोनों का इरादा ये है कि किसी भी तरह से ग्रोथ को एक थ्रस्ट दिया जाए, ग्रोथ को बढ़ाया जाए, लोगों का कंजम्पशन बढ़ाया जाए। खर्च लोग करेंगे जब उनके पास पैसा आएगा, और इस तरह से जो इकोनॉमी में जो सुस्ती के संकेत दिखाई दे रहे थे उससे सरकार तेजी से निकलने के लिए कोशिशें कर रही हैं, और उसके कुछ इंडिकेटर्स या कहें ग्रीन शूट्स दिखाई भी देने लगे हैं दिसंबर और जनवरी के दौरान। जी सर, अंतिम सवाल मेरे मन में एक आ रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी तो पड़ सकता है सर। मार्केट एक्सपर्ट से भी बातचीत करता हूं, वो कह रहे थे कि देखिए विशाल, अगर सब कोई अगर खर्च करना शुरू कर देगा, सरकार तो चाह रही है कि लोगों के पास पैसा है, पैसा वो आएगा तो उससे वो परचेजिंग बढ़ाएंगे, लेकिन उससे तो इन्फ्लेशन भी फिर बढ़ने के चांसेस हैं, उसको कैसे फिर कर्व करेगा सर आरबीआई? नहीं, लेकिन जो रिजर्व बैंक ने खुद प्रोजेक्शन दिया है, अगर हम ऑथेंटिक डेटा की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक से ज़्यादा बेहतर क्या कोई बता सकता है। उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा फिस्कल ईयर है इसकी एवरेज इन्फ्लेशन, जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.8% रहेगी, और जो अगला फिस्कल है वहाँ पे एवरेज जो महंगाई की दर है खुदरा वाली वो 4.2% रहेगी। अब 4.2% आरबीआई का एक जो बीच का अगर हम देख लें 2 से 6% के में 4% को अगर हम कंफर्टेबल जोन मान लें तो 4.2% तकरीबन 4% के इर्द गिर्द आता है। और उसके साथ फैक्टर्स क्या कंबाइन होंगे? फैक्टर कंबाइन होगा गेहूं की अच्छी हार्वेस्ट, जी, रबी फसलों की बात कर रहे हैं रबी फसलों में गेहूं हो गया, आपका एडिबल ऑयल में आपका सरसों आ जाएगा, आपका जो आलू, प्याज और टमाटर की फसलें अच्छी हुई हैं। आरबीआई ने यह भी कहा है, जब आरबीआई गवर्नर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि अगले साल उनको लग रहा है कि मॉनसून अच्छा रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो बाकी की खरीफ की फसलें होंगी मई जून के आसपास जिनका हार्वेस्ट होता है, वहां पे भी अगर अच्छी फसलें रहती हैं, दलहन की, तिलहन की, सब्जियों की, तो फिर ओवरऑल महंगाई को काबू में रखा जा सकता है। और इसके बाद फिर आपको जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो शायद उतना बड़ा खतरा साबित ना हो। बहुत शुक्रिया सर, आपने सभी विषयों पर आसान भाषा में विस्तार से समझाने की हमारे व्यूअर्स को कोशिश की है। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।